नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेकी जयन बिजली बोर्ड और आज दोस्तों अपन बात स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? परिणामित्र। परिणामित्र बोलते हैं दोस्तों। आपको ये थोड़ा सा शब्द भी ध्यान देने की जरूरत है, ये निम्मी पैटर्न का है दोस्तों। सबसे पहला पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं और यूट्यूब चैनल वाले भी पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहला सवाल मेरा यह है बेसिक सा कि ट्रांसफॉर्मर क्यों पढ़ें? क्या वजह थी कि अपन आज ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं? या फिर यूं कहूं दूसरे शब्दों में दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर के बिना बिजली आना ही असंभव था। तो इससे ये चीज प्रूव होती है, साबित होती है कि ट्रांसफॉर्मर एक एसी धारा के लिए, अल्टरनेटिव करंट के लिए एज ए गॉड की तरह काम किया इसने। वो कैसे किया दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जो एडिसन था उसने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार करके उसने डीसी सप्लाई के थ्रू जो वोल्टा ने डीसी प्लाइन बनाया था, प्लाइन मतलब एज ए बैटरी, आज की भाषा में बैटरी बोलते हैं, वो बनाया तो दोस्तों उसने वो बैटरी यूज करके या डीसी यूज करके और बल्ब का आविष्कार कर लिया और उसने कमर्शियल डीसी की शुरुआत कर ली। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जो लाइट का उपयोग हुआ था, लाइट का उपयोग हुआ था दोस्तों, उपयोग हुआ था लाइट का, वो किस में हुआ था? डीसी में हुआ था। ये न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्तों, न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था? न्यूयॉर्क में। किस में हुआ था दोस्तों? न्यूयॉर्क में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? न्यूयॉर्क में। और किसने शुरुआत की थी दोस्तों? ये एडिसन ने की थी। किसने की थी? एडिसन ने। और एडिसन ने किसने खोज की थी? बल्ब का आविष्कार किया था। और सबसे पहला एडिसन ने क्या बनाया था? फर्स्ट डीसी पावर प्लांट। क्या बनाया था दोस्तों? पावर प्लांट बनाया इसने। समझ में आ रही है दोस्तों? ये हिस्ट्री है आपको चीज। अब डीसी का दोस्तों ये क्या था कि अपने चरम सीमा पर चल रहा था, तभी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज जारी थी, अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए दोस्तों। क्या दिए? आप इस चीज का ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या दिए? अपने एक्सपेरिमेंट चल रहा था। आपको शो करना होता है कि किसी संगठन के सामने कि भाई ये चीज कर रहा हूं, पर ये क्या था? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, केवल प्रयोग ही थे। किसके ऊपर? प्रयोग ही थे, एसी के ऊपर। और एसी के ऊपर प्रयोगों ने उसने एक परिणामित्र जैसा एक बनाया था। परिणामित्र जैसा क्या बनाया था? एक उपकरण बनाया था। उपकरण उस समय दोस्तों इसका नाम परिणामित्र नहीं था, परिणामित्र जैसा उपकरण बनाया था। उसके बाद एक दोस्तों वैज्ञानिक का नाम आता है जिसको आपको याद रखना है। वो क्या नाम आता है दोस्तों? निकोलस टेस्ला। दोस्तों इसको आपको याद रखना है, निकोलस टेस्ला क्या करता है दोस्तों? आप इस चीज को समझ लिए। ये एडिसन की कंपनी में एज एन इंजीनियर था दोस्तों। क्या था ये? इंजीनियर था, एज एन इंजीनियर था। लेकिन क्या है कि एडिसन के जो डीसी सिस्टम था, डीसी सिस्टम में कुछ कमियां थी। क्या थी दोस्तों? कुछ कमियां थी। इसके डीसी सिस्टम में क्या थी? कमियां थी। और इन कमियों को दूर किसने किया? निकोलस टेस्ला ने दूर कर दिया। इन कमियों को क्या किया? दूर कर दिया। तो एडिसन के लिए टेस्ला एक अच्छा इंजीनियर था, अच्छा काम चल रहा था, अच्छा सब कुछ था। पर ये निकोलस टेस्ला क्या कि खुद के प्रयोग भी कर रहा था और इसने पाया कि एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को दूर तक भेजा जा सकता है। दोस्तों क्या हुआ था? दूर तक भेजा जा सकता है। ये केवल 1 मील, मैक्सिमम कितने दूर तक दोस्तों? 1 मील तक जा सकता था। 1 मील मतलब 2-3 किलोमीटर तक मैक्सिमम ये भेजा जा सकता था। कौन सा? डीसी दोस्तों। कौन सा भेजा जा सकता है? डीसी। और ये कई किलोमीटरों, मैनी किलोमीटर मतलब थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर भेजा जा सकता है। इसको हजारों किलोमीटर तक भेजा जा सकता था। ये चीज कौन जानता था? टेस्ला जानता था। अब क्या है कि एडिसन ने ये चीज स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं की दोस्तों?
इसके पीछे वजह थी कि एडिसन एक व्यापारी भी था दोस्तों। एक खोजकर्ता के साथ साथ क्या था, ये खोजकर्ता के साथ साथ क्या था, एक व्यापारी भी था। ये क्या था, व्यापारी। तो इसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो ये मानने को तैयार नहीं था कि भाई ये कह रहा था कि ये लो। इसके प्रयोगों ने इसने बहुत नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें की, वो किए। अपन छोड़ो, उन चीजों पे नहीं जाएंगे। अपन इतना समझ लें कि जो एसी को जो आज पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये केवल इसी की बदौलत हुआ। इसी की बदौलत ऐसा अल्टरनेटिंग करंट आया, हजारों किलोमीटर तक है, ये मतलब यहां तक आ सकता है। तो दोस्तों आप हमारे को देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात थी परिणामित्र की हिस्ट्री की बात करें अपन। भाई क्यों पढ़े, क्यों पढ़े? क्योंकि एसी धारा का आज जो अपन उपयोग कर रहे हैं उसके पीछे निकोलस टेस्ला और ट्रांसफॉर्मर का ही हाथ है। निकोलस टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, किसके लिए दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा के लिए जितनी मेहनत की, प्रत्यावर्ती धारा के लिए शायद ही किसी वैज्ञानिक ने की थी। अब दोस्तों उस समय इसका नाम परिणामित्र नहीं था, एक नॉर्मल थी, मॉडिफाइड चीज थी ये, जो धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट की तरह आया और उसको यूज करने लगे। आज जो ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, विकसित रूप है, टोटल विकसित। पहले दोस्तों एक पंखा नॉर्मली आता था, पंखे के अंदर भी लाइट में आने लगे। तो ये क्या है, विकसित रूप है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन समय के साथ होता रहता है। ये दोस्तों बात थी लगभग 1850 से 1870 के बीच की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। लगभग दोस्तों अपन बात करें एसी पिक्चर के अंदर आ जाएगी 1890, या फिर दोस्तों अपन कहेंगे कि 19वीं शताब्दी सदी के लगभग के आदि एसी अपना वर्चस्व बना लेती है। और इसके वर्चस्व बनाने में सर्वाधिक योगदान ट्रांसफॉर्मर का रहा। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का योगदान कैसे रहा, ये चीज समझने की बातें हैं। यहां तक मेरे को दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, परिणामित्र। ये परिणामित्र आया कहां से? सबसे पहले दोस्तों लाइट खोजी गई। लाइट में वोल्टा ने नामक ने डीसी सेल बनाया, बैटरी वोल्टा पाइल बनाया, जो आज की भाषा में बैटरी बोलते हैं। ये क्या हुआ कि दोस्तों इसकी सहायता से फिर एडिसन ने बल्ब खोज लिया। एडिसन ने बल्ब खोजने में बहुत सारी असफलताएं मिली थी, लेकिन उसने खोज लिया तो एडिसन ने बल्ब बना हुआ था, बैटरी इधर बना हुआ, दोनों को काम करके और उसने पावर प्लांट बना लिया। पहला पावर प्लांट डीसी का था, न्यूयॉर्क में बनाया था दोस्तों। अब इसकी कुछ कमियां थी, ये व्यापारी भी था, उसने करोड़ों रुपए खर्च करके देने लग गए, ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकता, कुछ कमियां थी। टेस्ला आया, उन कमियों को धीरे बारे में, इसके अंदर इंजीनियर था, पढ़ा उनको, देखा, समझा, सब कुछ किया। तो उसने कहा कि इसको 2-3 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। पर उसने सोचा कि यदि इसको ऐसा बना लिया जाए, अल्टरनेटिव करंट के बारे में कुछ खोजें पहले हो चुकी थी, कुछ प्रयोग आ चुके थे, उनका उपयोग करके निकोलस टेस्ला ने ट्रांसफॉर्मर की अवधारणा लाई, एसी की अवधारणा लाई। एसी की अवधारणा के लिए कई हजारों किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। लेकिन क्या है कि एडिसन इसको नीचा दिखाने के लिए या अपना व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारे मतलब जानवरों का प्रयोग किया, इसलिए नीचा दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों जानते हो कि जो अच्छा ही चीज होती है हमेशा विजय होती है, और आज एसी अल्टरनेटिव करंट अपन बहुत सारा यूज में ले रहे हैं। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा? अपन ने बात कर ली भाई ट्रांसफॉर्मर का एक कॉन्सेप्ट आया। अब ये काम कैसे कर रहा था? काम ऐसे कर रहा था कि दोस्तों एसी का जनरेशन आज 33 केवी में होने लग गया। पहले इतना नहीं था, पहले 220 वोल्ट ऐसे ही कुछ चलता था, इससे भी कम जो अल्टरनेटर बनाए थे। पहले डीसी जनरेटर बना, डीसी जनरेटर को उसको पावर प्लांट के अंदर टरबाइन लगा करके घुमाया, तो वो भी ज्यादा नहीं बना। तो उन्होंने क्या किया कि एक मशीन सी बनाई दोस्तों। पहले आज जैसा विकसित रूप नहीं था, आज जैसा क्या नहीं था, विकसित रूप नहीं था। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इनपुट दिया, इनपुट दे करके लो आउटपुट प्राप्त किया। ये इसने दोस्तों क्या दिया, इनपुट दिया अंदर, और ये इधर क्या प्राप्त किया अदर। उन्होंने कुछ वाइंडिंग्स की दोस्तों, क्या की दोस्तों, वाइंडिंग्स की। इसके अंदर ये क्या दिया, चुंबकीय कोर बनाई। अब दोस्तों जो बनाई वो क्या है कि अब इसमें क्या दिया कि इनपुट वोल्टेज क्या दिया दोस्तों, कम दिया। जैसे मान लो कि 110 वोल्ट दिया, और इधर कितना लिया, 240 वोल्ट ले लिया। कितना ले लिया, 240, तो कई गुना बढ़ा दिया।
वोल्टेज बढ़ा, मान लो कि यहां पे कितना था दोस्तों, इसको अपन कर लेते हैं कितना, ये 200, तो इसको 220 कर लेते हैं, अपने का आसानी में समझनी, मतलब जस्ट डबल कर लिया। मान लो कि यहां धारा कितनी थी, 2 एम्पियर थी, तो यहां धारा का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर। दोस्तों वो कैसे, इधर देखिए दोस्तों, लॉसेस क्या होते हैं कि हीट लॉसेस होते हैं, ध्यान रखना, ऊष्मीय लॉसेस होते हैं। तार के अंदर कोई भी प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध तो दोस्तों फिक्स हो जाता है। हीट लॉसेस क्या होते हैं, आई स्क्वायर, आर मतलब धारा के वर्ग के होते हैं समानुपाती, और प्रतिरोध, कोई भी तार, मान लो कि दोस्तों तार बना, अपन ने तार ले लिया, तो इसका प्रतिरोध बोलते हैं दोस्तों, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। एक बार कोई भी तार बन गया फिक्स हो गया, पर धारा की मात्रा कमती बत्ती होती रहती है दोस्तों, कमी या ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि इधर 2 एम्पियर है, इधर कितनी होगी, 1 एम्पियर, तो इधर मान लो कि दोस्तों कितना हो गया, 2 की घात 2 गुणा, मान लो कि इसका अंदर कितना है, 2 ओम ही है, तो ये 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कितनी होगी दोस्तों, हीट की कोई भी आप उष्मा मतलब इकाई मान सकते हो, हीट की कोई भी मान लो इकाई, यूनिट कोई भी जैसे अपन लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखो ये कितनी हुई, वही प्रतिरोध सेम है, तार वही है, तो ले लिया 1 का स्क्वायर गुणा 2, तो ये दोस्तों कितना हो गया, ये 2, तो दोस्तों ये 8 और ये 2 अंतर हुआ ना, तो मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, वोल्टेज भी अपन अच्छा खासा भेज रहे हैं। या इसको उल्टा कर लो, ज्यादा वोल्टेज दिया, आगे कंज्यूमर है, पहले इसको स्टेप अप किया, मतलब वोल्टेज को बढ़ाया, जब कंज्यूमर के पास चले गए मतलब उपभोक्ता के पास, तो उसको फिर से कम कर दिया, 2 ट्रांसफॉर्मर ले लिए, तो बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ दिया गया। दोस्तों समझ में आ रही है बात, ट्रांसफॉर्मर से क्या है कि वोल्टेज में वेरिएशन कर दिए, वोल्टेज बढ़ा तो धारा घट गई, लॉसेस कम हो गए, फिर वहां जाकर के जितना वोल्टेज चाहिए उतने इस हिसाब से वाइंडिंग करके कम कर दी, तो ये ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हुआ। वोल्टेज बढ़ा करके पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, जिससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज में घटाव कम आता है। और फिर जैसे कंज्यूमर को कितना स्टैंड रखा, जैसे भारत के अंदर सिंगल फेज का 230 वोल्टेज है, ठीक है, 3 फेज का कितना है, 240 वोल्टेज है, तो वो इस हिसाब से अपन वाइंडिंग करके उनको प्रोवाइड करवाते। वैसे अपनी कितनी आती है, LT 11,000 की आती है दोस्तों, उससे अपन स्टेप डाउन करके ले लेते हैं। तो दोस्तों यही चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट आया, और कॉन्सेप्ट आकर के अपन ने इसको AC धारा के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर अपन ने पहचान लिया, हिस्ट्री इसकी पढ़ ली कि कहां से आया, क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस, अपन ने मशीन पढ़ा था, स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर एक क्या है, एक मशीन है दोस्तों, एक क्या है, मशीन है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक मशीन है। मशीन दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था, 2 प्रकार की होती है मशीनें। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की होती हैं, एक स्टैटिक मशीन और एक होती है घूर्णन मशीन। घूर्णन मतलब घूमने वाली, स्टैटिक मतलब स्थिर रहने वाली। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई पार्ट नहीं होता है, तो ये कैसी मशीन है, एक स्टैटिक डिवाइस है दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक डिवाइस स्थिर रहता है, घूमने का कोई पार्ट ही नहीं होता है। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर दोस्तों वो है युक्ति होती है, परिभाषा सुन लो दोस्तों, वह युक्ति होती है जिसके द्वारा हमें वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसी अनुपात में, उसी विपरीत अनुपात में धारा कम या ज्यादा होती रहती है। वो देखो कैसे दोस्तों, यदि अपन ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में धारा का मान कम हो जाएगा। या दूसरा देखें दोस्तों, यदि अपन वोल्टेज को घटाएंगे तो उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब पावर नियत होगा इसमें। पावर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI cos phi। अब दोस्तों आप इसको छोड़ सकते हैं, AC के अंदर ये क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, आप इसको छोड़ सकते हैं। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर को क्या बोलेंगे दोस्तों, शक्ति गुणांक। ये निम्न भाषा का शब्द है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। VI वोल्टेज गुणा धारा। अब वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा उसी अनुपात में कम हो रही है, वोल्टेज घट रहा है, धारा उसी अनुपात में, तो क्या हो गया, पावर क्या हो गया, नियत हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर को ऐसे प्रदर्शित कहते हैं, T ऑफ ट्रांसफॉर्मर, परिणामित्र। ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, पावर नियत रहती है, जितनी फ्रीक्वेंसी देंगे उतनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और दोस्तों
जो फ्लक्स होता है, क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स, एक बार जितना फ्लक्स प्रेरित हो गया या जनरेट हो गया उसके बाद फ्लक्स भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। स्टार्टिंग टाइम में जरूर आगे पीछे होता है, यदि एक बार पूर्णतया वो फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद जितना फ्लक्स होता है उतना फ्लक्स क्या हो जाता है दोस्तों, फिक्स हो जाता है। तो तीन चीजें ट्रांसफॉर्मर के अंदर फिक्स होती हैं, पावर, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स। दोस्तों समझ में आ रही है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, परिणामित्र होता है। परिणामित्र क्या होता है कि स्टैटिक युक्ति है, स्थिर युक्ति, इसमें कोई घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता। वोल्टेज को घटाएंगे तो ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करती है, उसी के विपरीत अनुपात में धारा कम या ज्यादा होती रहती है। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, धारा घटेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब दोस्तों कांस्टेंट की अपन ने बात कर ली। अब इसके अंदर दोस्तों होता क्या है ये भी देख लो, होता क्या है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है कि कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता, कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे समझो दोस्तों, ये माना कि एक ट्रांसफॉर्मर क्या है दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर ये दोस्तों कोर है, अपन ने इसके प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ दी, ये इधर क्या जोड़ दी दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या जोड़ दी, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या हो दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वितीयक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक। दोस्तों इधर ध्यान दो दोस्तों, इसको एसी में काम करता है, ये एसी से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया दोस्तों, एसी से जोड़ दिया, ये एसी से काम करता है। इसको किससे जोड़ते हैं दोस्तों, लोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, लोड। लोड बोले तो दोस्तों जो अपने घरों में जो भी चीज जुड़ी होती है, मोटर, जनरेटर, जो धारा को खाए, खपत करे, धारा को कंज्यूम करे, उसको लोड बोलते हैं। सोर्स किसको बोलते हैं, जो सप्लाई करे। अब दोस्तों ये सिद्धांत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब देखो दोस्तों ये फैराडे के नियम पर काम करता है। फैराडे ने एक प्रयोग किया था दोस्तों, समझा देता हूं। एक उसने क्या ली, चुंबक ली N और S, और इधर क्या ली, एक कुंडली ले ली। क्या ले ली दोस्तों, एक कुंडली ले ली। कुंडली में क्या लगा दिया, एक मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर या मीटर लगा दिया। अब दोस्तों क्या किया कि उसने इसमें गति करवाई। जैसा कि अपन जानते हैं N दूर से चुंबकीय रेखाएं निकलती है और S दूर की तरफ चली जाती है। N दूरों से निकलती है और S दूर की तरफ चली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इधर निकल जाएंगे, ये इधर निकल जाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक चीज को गति करा लो और एक को स्थिर रख लो। यदि चुंबक को गति करवाएंगे या इसको कुंडली को गति का, तो एक बार चुंबकीय रेखाएं ज्यादा काटेंगी, एक बार कम काटेंगे, एक बार ज्यादा काटेंगे, एक बार कम काटेंगे। दोस्तों किसी को भी गति करवा लो, एक बार ज्यादा चुंबकीय रेखाएं काटेंगी, एक बार कम रूप में काटेंगी, तो इसके अंदर कुंडली के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ, फ्लक्स पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी सिद्धांत पे क्या काम करता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर काम करता है। वो देखो कैसे दोस्तों, अपन देंगे इसके अंदर एसी धारा ऐसी बहती है, पहले मैक्सिमम, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। दोस्तों ऐसे ये चलती रहेगी। पहले ये पॉजिटिव पीक में चली जाएगी, पीक बोले तो उच्चतम, फिर जीरो चली जाएगी, फिर ये नेगेटिव में चली जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार फ्लक्स पैदा होगा, एक बार जनरेट होगा। फ्लक्स में दोस्तों इसमें दो तरीके से बनेगा। फ्लक्स मतलब फ्लक्स तो जानी तो दोस्तों फ्लक्स ही होता है, दो तरीके से बनता है। किसी भी कुंडली के अंदर फ्लक्स दोस्तों दो तरीके से बनेगा, और स्पेशली ट्रांसफॉर्मर में तो दो। जब कुंडली के अंदर विद्युत धारा, एसी धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबक मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जो क्षेत्र खुद में ही पैदा होता है उसको बोलते हैं स्वतः सेल्फ फ्लक्स, और जो दूसरी कुंडली में लिंक करे उसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मान लो कि इसके अंदर धारा आई तो इसके अंदर फ्लक्स पैदा हो गया, खुद के अंदर पैदा हो गया, उसको बोलते हैं सेल्फ, स्वतः, खुद में ही। और जो ये फ्लक्स इस कोर के द्वारा, ये क्या है दोस्तों, कोर के द्वारा ये दोस्तों फ्लक्स प्राथमिक से द्वितीयक में भी जुड़ने लग जाएगा। तो इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे, अन्योन्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल फ्लक्स इसके अंदर करेगा, अन्योन्य प्रेरण। इसी सिद्धांत पे दोस्तों क्या काम करता है ट्रांसफॉर्मर, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल
इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या काम करता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर काम करता है। फिर दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको समझ में आएगा, पूरा डिटेल समझ में आएगा। हमारे चैनल N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब के साथ आप जुड़े रहिए। हर वीडियो इलेक्ट्रीशियन का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें आपको ये लगे कि यार ये तो हल्का टॉपिक हो गया, एग्जाम में नहीं बैठेगा। सारा चीज यहीं से बैठने वाली है। बस हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों प्राथमिक में दिया अपन ने, प्राथमिक से द्वितीयक में लिंकेज हुआ और इसको क्या बोले? म्यूचुअल। इसी के सिद्धांत पे क्या काम करता है? ट्रांसफॉर्मर काम करता है। अब दोस्तों एनर्जी कहां से कन्वर्जन हो? सबसे पहले अपन ने क्या दिया? विद्युत दी ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ये किस में बदली? चुंबकीय एनर्जी में, चुंबकीय ऊर्जा में बदली। और फिर चुंबकीय ऊर्जा किस में बदल गई दोस्तों? विद्युत में। मतलब क्या अपन ने विद्युत दी और विद्युत ही मिल रही है, तो इसके अंदर कोई ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता। जैसे मोटर के अंदर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। भाई मोटर को अपन बिजली देते हैं पर वो कुछ चीज चलाती है, उसको यांत्रिक। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर और जनरेटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन ड्राइव, कन्वर्जन डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल में बदलते हैं, एनर्जी मतलब एनर्जी ऊर्जा, कन्वर्जन डिवाइस बदलने वाले यंत्र। तो मोटर जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यहां पे कोई एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा, अपन इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकली बाहर ही मिल रही है। वैद्युतिक दे रहे हैं, वैद्युतिक बाहर मिल रही है, केवल चुंबकीय बन रही है अंदर। वो दोनों रूपांतरण होकर के अपने को मिल रही है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज नोट पॉइंट लगा के लिख लो, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। आप चाहे दोस्तों सर्च कर लेना यूट्यूब के किसी भी चैनल पे ऊपर, ये आपको बता दे तो आप मेरे को बता देना। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है दोस्तों? वैद्युतिक रूप से, वैद्युतिक रूप से क्या होता है? वैद्युतिक रूप से अलगाव होता है, अलगाव होता है। मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? आइसोलेट। मतलब इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते हैं दोस्तों। यहां पे विद्युत धारा आई, ये चुंबकीय क्षेत्र में बदल गई, तो चुंबकीय विद्युत धारा का रूपांतरण हो गया। अब ये डायरेक्ट इसे तार जुड़े हुए नहीं है दोस्तों, केवल फ्लक्स चुंबकीय रेखाएं, जैसे अपन चुंबक से बाहर वो चिपका करके मतलब लोहे को घुमाते हैं, वैसे ही लिंकेज होगा, वैद्युतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि कपल्ड होता है, चुंबकीय रूप से कपल्ड होता है, चुंबकीय रूप से जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है। चुंबकीय मैग्नेटिकली कपल्ड होता है दोस्तों, मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, CUPLED। दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको वाइवा में पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। ध्यान दीजिए इधर, वैद्युतिक रूप से आइसोलेट होता है ट्रांसफॉर्मर, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता इसका, चुंबकीय रूप से जुड़ाव रहता है दोस्तों। यहां चुंबकीय क्षेत्र बन गया, ये इससे जुड़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रूप से क्या होता है दोस्तों? जुड़ाव होता है। अपने सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लिया। किस सिद्धांत पे काम करता है ये दोस्तों? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब दोस्तों अपन एक चीज छोटी सी और पढ़ना चाह रहे थे कि वोल्टेज को तो कब बढ़ाएगा और वोल्टेज को कब घटाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों N1 प्राइमरी वाइंडिंग, इसको वो क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? N2 सेकेंडरी वाइंडिंग। ये पढ़ने लिख रखा है। अब देखिए दोस्तों, यदि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अंदर ज्यादा है किसे? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से, तो ये कौन सा होगा दोस्तों? ये ट्रांसफॉर्मर होगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन अपचयन होगा दोस्तों, अपचयन। वोल्टेज का क्या होगा? अपचयन, वोल्टेज कम होगा। क्या होगा दोस्तों? वोल्टेज का अपचयन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि इधर फेरे ज्यादा हैं, टर्न्स ज्यादा हैं, तो क्या होगा? इधर वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, इधर वोल्टेज का मान कम होगा। दूसरा देखो दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा देखिए, यदि N1 का मान कम है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग की संख्या N1 में कम है
और N2 में ज्यादा है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा दोस्तों? स्टेप अप उच्चायक ट्रांसफॉर्मर होगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा ये। मतलब इधर संख्या कम है, N1 की संख्या कम है, तो वोल्टेज का मान क्या होगा इसमें दोस्तों? कम होगा। और इधर ज्यादा टर्न्स है तो वोल्टेज का मान क्या होगा? ज्यादा। उच्चायक ट्रांसफॉर्मर होगा, मतलब वोल्टेज को बढ़ा करके देगा, इसमें बढ़ाएगा, इसमें घटाएगा, उसी अनुपात में धारा का मान कम हो जाएगा। इसमें धारा का मान बढ़ेगा, इसमें धारा का मान घटेगा, उल्टा चलता रहता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि धारा और करंट में जो ट्रांसफॉर्मर में संबंध होता है वो यह होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है दोस्तों। कौन सा संबंध होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज का मान घटेगा। दूसरा देखो, यदि धारा का मान घटेगा तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती संबंध बोलते हैं। कौन सा संबंध बोलते हैं दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अब दोस्तों इसके अंदर किन किन चीजों की जरूरत होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये दोस्तों ध्यान देंगे। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर भी नहीं कोई चीज समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमारे को पूछ सकते हो। दोस्तों देखो मैं फिर बता देता हूं ट्रांसफॉर्मर का चित्र। ये ट्रांसफॉर्मर होता है, ये इसकी क्या होती है? वाइंडिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? वाइंडिंग्स होती हैं। ये वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर हो गई। ये क्या दोस्तों? कोर होती है। ये क्या होती है? कोर होती है। ये एक टैंक के अंदर रखा हुआ होता है, टैंक, इसको क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं या कंटेनर बोलते हैं दोस्तों, कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ होता है दोस्तों? ऑयल भरा हुआ होता है। क्या दोस्तों भरा हुआ था? ऑयल होता है। और ऑयल के साथ साथ में दोस्तों इसके 6 टर्मिनल होते हैं। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर बात कर रहे हैं, आर, वाई और बी। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर बात करेंगे दोस्तों, ये इसके अंदर सप्लाई आ रही है, आर, वाई और बी इनपुट। ये एसी इनपुट देंगे, एसी आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों इसी से आधार पर अपन समझेंगे, एक एक चीज को समझ लो दोस्तों। ये प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग अपन ने बात कर ली है। ये द्वितीयक वाइंडिंग, ये वाइंडिंग अपन बात कर ली है। जिधर ज्यादा टर्न होंगे उधर ही वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। इसको लोड साइड बोलते हैं, इसको सोर्स साइड बोलते हैं। लोड साइड मतलब जो लोड की तरफ जोड़ी जाती है उसको लोड साइड बोलते हैं, जिससे धारा प्राप्त करती है उसे धारा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहचानेंगे कैसे इसको कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है और कौन सा किधर ज्यादा वोल्टेज है। तो दोस्तों ये इसके ऊपर ब्रशेज के यहां पर ऐसे लगी होंगी दोस्तों। क्या लगी होती है? ऐसे इंसुलेटर, पीआई पावर इंसुलेटर ऐसे लगा होता है। तो जिधर ज्यादा डिस्क रहेंगे उधर क्या होता है? उच्च वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा? उच्च वोल्टेज। और जिधर कम होंगी उधर कम वोल्टेज रहेगा। तो डिस्क को देख करके अपन बता देंगे जिस साइड में ज्यादा डिस्क होंगी उधर ज्यादा वोल्टेज होगा। अब दोस्तों एक एक वाइंडिंग की अपन ने बात कर ली, कोर को बाद में देखेंगे, पहले अपन देख रहे थे कंटेनर। ये दोस्तों इसको क्या बता देंगे? आवरण प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है और क्या होता है? ये वाइंडिंग रखी हुई होती है। कंटेनर का कोई खास नहीं। अब दोस्तों अपन बात कर देंगे ऑयल की। ऑयल के 2 काम होते हैं। एक तो इसको क्या बोलते हैं? ऑयल क्या करता है? कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? कूलिंग। और दूसरा क्या होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन प्राप्त कर, मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या प्राप्त कराता है? इंसुलेशन। मतलब ये आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो। इंसुलेशन प्रतिरोधकता कह सकते हैं या अलगाव देता है। इंसुलेशन आप जानते हो, समझ जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इंसुलेशन यहां तक समझ में आ गई दोस्तों। इंसुलेशन देता है ऑयल, ठंडा करने के लिए इंसुलेशन के काम में आता है। प्राइमरी वाइंडिंग तार लपेटों की, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसकी तार जो गेज होता है वो धारा के ऊपर निर्भर करेगा कि धारा ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से अपन तार का गेज लेंगे दोस्तों। अब अपन दोस्तों बात आ जाती है किसकी? कोर की। कोर की दोस्तों, ये वाली जो कोर बनाई जाती है, एक तो दोस्तों ये पत्तियों के रूप में बनाई जाती है, काट काट के पत्तियों के रूप में। मान लो जैसे ये बड़ा कोर है दोस्तों, ये क्या है? कोर है। तो इसको अलग अलग साइज में, आई साइज, एच साइज, एल साइज, अलग अलग साइजों में इसको काट लेते हैं। पर जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं वो ऐसे पत्तियों में काट लेते हैं दोस्तों, पतली पतली पत्तियों में।
अब दोस्तों पतली पत्तियों में इसको काटने को क्या कहते हैं? लेमिनेटेड कोर। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? लेमिनेटेड कोर, पटलित कोर। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? पटलित कोर। क्यों करते हैं दोस्तों? आपने पढ़ा होगा आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। एरिया का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज्यादा। भंवर धाराएं होती हैं दोस्तों, जब इसके अंदर अपन सप्लाई देंगे तो क्या होता है कि भंवर धाराएं, मतलब विद्युत धाराएं से गोल गोल घूमती रहती है, इसको क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं, एडी करंट। तो एडी करंट लॉसेस को जैसे मान लो कि एरिया क्या कर दिया दोस्तों? कम, तो प्रतिरोध का मान ज्यादा। प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं दोस्तों? एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए, भंवर धारा लॉस, भंवर धारा लॉस कम करने की। समझ में आ रही है दोस्तों? क्या करते हैं? भंवर धारा लॉस कम करने के लिए। अब क्या है दोस्तों, एक और चीज है, उसके अंदर क्या मिला देते हैं? कोर के अंदर किसकी बनाई जाती है? कोर दोस्तों समझ लो, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। कोर किसकी बनाई जाती है दोस्तों? ये मोस्ट याद रखना, ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनाई जाती है? पटलित तो बनाई जाती है। समझ में आ गया? पटलित बनाई जाएगी, मतलब लेमिनेटेड। लेमिनेटेड के अंदर इनके बीच में क्या जाएगा दोस्तों? इंसुलेशन कौन सा दिया जाएगा? इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब इनको अलगाव करने के लिए शॉर्ट सर्किट में इनके लिए कौन कौन सा इंसुलेशन दिया जाएगा? तो दोस्तों इनके अंदर दिया जाएगा चाइना क्ले, चाइना क्ले, CLAY। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या दिया जाएगा? चाइना क्ले। एक और दिया जाएगा ऑक्साइड कोटिंग, ऑक्साइड कोटिंग, ये याद रखना दोस्तों, ऑक्साइड कोटिंग। इम्प्रेस मैग्नेट पेपर, मैग्नेट पेपर, पेपर तो जान ही रहे दोस्तों कि मैग्नेट पेपर आता है, वो दे दिया जाता है। वाइंडिंग कैसी होती है? लेमिनेटेड, पटलित, मतलब छोटी छोटी पत्तियों के रूप में, फिर इनको जोड़ा जाता है, बीच में ये लगाया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए। एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए एक और किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। और सिलिकॉन स्टील की मात्रा होती है 3 से 5% दोस्तों। कितनी? 3 से 5%। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा? यदि ज्यादा मिला दी जाती है सिलिकॉन की मात्रा तो उसमें भंगुरता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? भंगुरता, ब्रिटाइलनेस आ जाती है, ब्रिटाइलनेस आ जाती है। क्या आ जाएगी दोस्तों? ब्रिटाइलनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों इसके अंदर? ब्रिटाइलनेस आ जाएगी। दोस्तों यहां से अपना मोटा मोटा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर अपन बात करेंगे फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स पैदा होगा। तो अपन फ्लक्स ज्यादा प्राप्त करने के लिए एक और चीज कर सकते हैं दोस्तों, वाइंडिंग का क्या कर सकते हैं? कार्गो, CRGO, कार्गो। दोस्तों ये याद रखनी है कि फ्लक्स की मात्रा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? तो दोस्तों क्या कर सकते हैं? कार्गो, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। कोल्ड करो उसको, क्या वाइंडिंग को क्या करो? कोल्ड। रोल्ड करो दोस्तों, रोल्ड। ग्रेंड, उसको ग्रेंड कर दो। और ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, कोल्ड गोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड। दोस्तों क्या किया जाता है? कार्गो किया जाता है, हाई, उच्च फ्लक्स घनत्व के लिए। दोस्तों ये याद रखने की, उच्च फ्लक्स घनत्व के लिए कोर को क्या किया जाता है? कार्गो, CRGO किया जाता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आप ने ट्रांसफॉर्मर का लगभग बेसिक पार्ट अपने देख लिया। इससे पहले क्या बताओ दोस्तों, एक वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर अपलोड किया हुआ, उसको जाके देखिए। भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों काम में ले जाती, वो घरों में बिजली कैसी आती है, वो दोस्तों बहुत सारे लगभग 50+ वीडियो यूट्यूब चैनल पर फ्री में उपलब्ध है। आप उनको जाके पढ़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।